हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। अलग अलग रास्तों पे चलकर अंत में सिविल सर्विसेज को अपना मुकाम बनाने वाले, स्थितियां चाहे जो भी हों, हर स्थिति में हर हाल में मेहनत कर कर अपनी लगन के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली एक ऐसी ही संघर्ष और प्रेरणादायक कहानी के साथ आज हम आपके बीच में हैं। और हमारे साथ हैं 2017 बैच के IPS ऑफिसर SM कासिम अबीदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर IAS और IPS बनना लाखों युवाओं का सपना होता है और भारत में न जाने कितने युवा हर साल इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और इस सपने के साथ तैयारी करते हैं कि आने वाले समय में वो भी इस कुर्सी तक पहुँचेंगे, इस मुकाम तक पहुँचेंगे। तो जो तैयारी का पड़ाव होता है उसमें असफल और सफल बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा है उस तैयारी के दौर का। बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि आपने अभी अपने शुरुआत में ही आपने कहा कि तैयारी का ये जो पूरा फेज़ होता है, जो तैयारी का, जो प्रिपरेशन का, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप गए और फ़ौरन जो है वो आपको परिणाम इसका मिल गया। ये एक लंबी रेस होती है और बहुत सारे पड़ाव होते हैं। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और एक ख़ास बात इस परीक्षा की है कि अगर आप यदि किसी भी स्टेज में यदि आप नहीं उसको पार कर पाते हैं तो दोबारा आपको फिर से इनिशियल स्टेज से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो इस वजह से ये और ज़्यादा प्रोसेस और मुश्किल हो जाता है। तो मुझे भी कई बार नाकामियाँ मिली इसमें, ऐसा नहीं है। कई बार नाकामियाँ मिली, कई बार कुछ लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। धीरे धीरे करके जो है अपने अंदर जो कमियां थी उसको दूर किया और अंततः सफलता मिलती है। जैसा कि अगर आदमी निरंतर किसी चीज़ के लिए प्रयास करता है और प्रयासरत रहता है और पूरी ईमानदारी के साथ यदि काम करता है तो सफलता उसको अंततः ज़रूर मिलती है। राम मंदिर का बड़ा मामला, एक बड़ा फैसला आया, उसके बाद फिर NRC CA साथ में चल रहा था, अब और कोरोना आ गया। तो ऐसे में भागम भाग और आपाधापी, कितना सारा काम। तो ये सब मतलब कभी सोचा था जाते जाते इतने सब मुश्किल हालातों को हैंडल करना पड़ेगा? जब मैं यहाँ आया मेरी रेगुलर ASP पोस्टिंग थी और आने के बाद लगातार कुछ न कुछ, जैसा कि अभी आपने बताया कि चैलेंजेस आते गए, पर इन्हीं चैलेंजेस को निपटने के लिए और इन्हीं चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, इसी की हमारी ट्रेनिंग होती है जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, NPA हैदराबाद में। जैसे आपने बताया जो अयोध्या का जो फैसला आया, उसके बाद फिर CA NRC का लगातार वो चलता रहा, पूरा प्रकरण रहा, आपके संज्ञान में है। फिर उसके बाद जो कोरोना काल में जिस तरह से एकदम एक नई चीज़ पुलिस के सामने आई और उसका किस तरह से उसको हमें किस तरह से उसको सिचुएशन हैंडल करना है, इसका हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमें लॉ एंड ऑर्डर का एक्सपीरियंस है, हमें क्राइम प्रिवेंशन का एक्सपीरियंस है, पर ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें कि हम सब लोग नए थे और वही है कि बीच मझधार में फंस गए और रास्ता खुद ढूंढना है, उस तरह से था। और आज काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि UP पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने इसको अपना रोल जो था वो बखूबी निभाया। लोगों में बहुत सम्मान लोगों से मिला और लोगों में बहुत ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो धीरे धीरे करके जो वो एक नेगेटिव छवि जो पुलिस की, तो काफ़ी छवि में काफ़ी सुधार आया इस पूरे कोरोना काल में। पुलिस का काम लगातार है, बेशुमार है और अलग अलग फील्ड में काम करना पड़ता है। बाकी भी विभाग हैं तो वो भी बिना आपके सहयोग के, ऐसा कोई विवाद पड़ा तो बिना पुलिस के सहयोग के काम नहीं कर पाते हैं। तो कितना टफ काम है ये? देखिए, कोर किसी भी सोसाइटी का, अगर समाज का हम देखें तो कोई भी समाज जो है वो बिना लॉ एंड ऑर्डर के सरवाइव नहीं कर सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है एक रूटीन लाइफ किसी भी सोसाइटी को चलने के लिए। तो और उसमें ऑब्वियसली उसमें पुलिस का एक मेजर रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और किसी भी तरह की समस्या आम जनमानस को ना हो, ठीक है, और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और लोगों में ये मैसेज जाए कि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारे माल और हमारी जान माल की हिफाजत जो है करने वाला कोई है, तो सुरक्षा देने वाला कोई है। तो ये चीज़ ट्रस्ट
और भरोसा ये इंस्टिल करना लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, ये मेरे ख्याल से पुलिसिंग का बेसिक टास्क है और इसमें लगातार प्रयास होते रहते हैं। जी। अच्छा, कुछ बात करेंगे आपके शुरुआती दौर की। तो पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, फिर 5वां अटेम्प्ट, मतलब इन सारे अटेम्प्ट के बीच में कभी निराशा का भाव नहीं आया? कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको छोड़ देते हैं अब? नहीं, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि इतना लंबा, वही मैंने आपको बताया कि इतना लंबा क्योंकि कार्यकाल होता है, पीरियड होता है इतना लंबा जी पूरा, कि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता है कि आप 99 तक नंबर तक पहुँचे और आपको सांप निकाला और आप सीधे पता ले दूसरे नंबर पे आ गए, 0 पर आ गए। तो यही होता है कि जब आप इंटरव्यू तक देते हैं, जैसे मेरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू में नहीं हुआ, दोबारा से फिर अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी में लग गया, तो वो बड़ा निराशाजनक होता है। जब आप डिमोटिवेटिंग होता है कि जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, सफ़र काफ़ी आगे तक तय कर लेते हैं और फिर आपको एकदम से झटका लगता है, फिर आपको डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट न्यू बिगनिंग फिर करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा दुखदाई होता है, थोड़ा सा आपको सेटबैक लगता है। 2-3 दिन 4 दिन आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ठीक है, सब चीज़ें लगने लगेगा कि अरे ये सब बेकार है। बट लाइफ ऐसी ही है कि वो सीधे स्ट्रीमलाइन नहीं है, वो कर्व्स हैं, उसमें जिग-जैग हैं, चलते रहते हैं, जिग-जैग है, चलता रहता है। और ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है, ये किसी भी मनुष्य की अगर आप लाइफ देखें तो उसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। बिल्कुल सर। आप कभी जीवित आदमी का कभी आप ईसीजी देखिए तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती है, जब आदमी मर जाता है तो सीधे। तो जिंदा है तो चैलेंजेस हैं, उतार चढ़ाव हैं, उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। ना कभी किसी का हमेशा चढ़ाव रहा है, ना कभी किसी का हमेशा उतार रहा है। जो आदमी आज चढ़ा है कल वो उतरेगा, तो ये प्रकृति का वो है, नियम है और इसी के साथ, इसी का नाम जिंदगी है, लोग चलते रहते हैं। सर, आईआईटी के थ्रू सेरेमिक इंजीनियरिंग की आपने, जी, उसके बाद सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। एक होता है ना, इंजीनियर बनना भी एक ख्वाब होता है, सब कुछ सेट हो रहा था, फिर अचानक से निर्णय कैसे आ गया, एक लंबा चलने वाले संघर्ष की तरफ आप मुड़ गए? देखिए, मनुष्य की एक बेसिक फितरत होती है, इंस्टिंक्ट होता है कि जब जो चीज़ उसको मिल जाती है फिर उसकी उस चीज़ में रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। और चैलेंजेस, इंसान की प्रवृत्ति होती है, उसको दिन प्रतिदिन नए चैलेंजेस फेस करना पसंद होता है, ठीक है। और मानव का जो इवोल्यूशन हुआ, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो भी इसी तरह से हुआ है कि हर चीज़ में सुधार और नएपन की तलाश। तो ये चीज़ें, रूटीन काम था, जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर कुछ रूटीन टास्क थे, अच्छा था, नौकरी बहुत अच्छी थी, पर वो रूटीन टास्क उसमें थे। तो धीरे धीरे करके एक लगने लगा कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि एक बड़े सोसाइटी एट लार्ज को कुछ इम्पैक्ट हो हमारे कार्य, हमारे जो हम काम कर रहे हैं। तो हम 2-3 जन थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सिविल्स की प्रिपरेशन करेंगे जी। और उसके बाद हम तीनों लोग उठ करके एक साथ सिविल्स की प्रिपरेशन के लिए आए और फॉर्चुनेटली उन तीनों का हो गया। अच्छा, कौन नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरे साथ मेरे मित्र थे विकास पालीवाल और सर्वेश सिंह, दोनों इस समय सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही अलग अलग सर्विसेज में हैं जी। और मैं यहाँ पर हूँ। तो एक एम लेकर के तीनों लोग चले थे अलग अलग जगहों से और अल्टीमेटली सबको अपनी अपनी मंजिल मिल गई। तो क्या मतलब जो विचार आया, क्या टर्निंग पॉइंट रहा? टर्निंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, यही था कि हर आदमी कहीं ना कहीं मन में एक ललक थी, एक जिज्ञासा थी। और जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ जी, तो जौनपुर को सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है। बिल्कुल। सिविल सर्वेंट्स का हब जननी माना जाता है। बहुत सारे आपको देखेंगे IAS हो गया, शायद आजमगढ़ में भी ठीक ठाक पूरी बेल्ट है, वो पूरी बेल्ट है और वहाँ पे एक अलग से इसका क्रेज़ है जी। और हम लोग भी क्योंकि उसी मतलब उसी एटमॉस्फेयर में पले बढ़े और उन्हीं लोगों के बीच पले बढ़े। तो और मेरे परिवार में मेरे जैसे मामा जी हैं, वो सिविल सर्विसेज में हैं, चाचा जी हैं, उन्होंने तैयारी किया। तो लगातार बचपन से वो उन लोगों को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं जी। तो मन में हमेशा एक रहता था कि नहीं, ये करना है। और फिर उसके बाद संगति भी मिल गई जी, तो कहानी आगे बढ़ चली जी। तो जैसा कि तैयारी का फेज था, नेहरू विहार हो गया, गांधी विहार हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, दड़बे नुमा कमरे बने हुए हैं, शाम का खाना सुबह हो रहा है, सुबह का खाना रात में हो रहा है। और उन सब के बीच चाय के साथ जो है देश की GDP और पॉलिटिक्स पे चर्चा करना, तो कभी याद नहीं आते वो दिन? बहुत इंटरेस्टिंग फेज था लाइफ का। आप
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने वो फेज़ रिमाइंड कराया। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज़ था लाइफ का, और आज भी जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि एक न एक दिन ज़रूर कुछ समय निकाल करके उन जगहों पर जाऊँ जहाँ पर कि मैं उन कमरों को देखूँ। अब तो जाहिर सी बात है उन कमरों में कोई और रहता है, कोई और निवास करता है, बट एक मेमोरी वहाँ से जुड़ी हुई है उन जगहों से, उन गलियों से जहाँ पर नाश्ता करते थे, जहाँ पर खाना खाते थे। तो यूट्यूब पे बहुत सारी सामग्री है, बुक्स हैं तरह तरह राइटर्स की, तो सफलता के 5 शॉर्टकट, एक ट्रिक, ये वो सब सारी चीज़ें चलती रहती। इन सब बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे युवा जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप शॉर्टकट्स के बारे में? और शॉर्टकट्स ठीक है, देखिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक लंबी पूरी प्रक्रिया है, ऐसे एग्ज़ाम नहीं, इसको एक प्रोसेस कहूँगा मैं जी। ये प्री है। अभी आपका मान लीजिए अभी जैसे कल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, फिर 3 महीने 4 महीने बाद मेंस होगा, फिर 4 महीने बाद जो है वो इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, और ये लंबा पूरा प्रोसेस है जी। तो इसमें कोई शॉर्टकट अगर आप अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि कुछ 2-3 नंबर 4 नंबर प्रीलिम्स में हो सकता है कि आपको मिल जाए। हाँ, तैयारी करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई आदमी इंटरनेट से तैयारी करना ज़्यादा प्रेफर करता है, वो ऑनलाइन मटेरियल पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता है, कोई हार्ड कॉपी लेकर के पढ़ता है, कोई बुक से पढ़ता है, कोई मैगजीन से पढ़ता है। वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल सबका होता है। जी। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका सबका अपना इंडिविजुअल होता है। कोई आदमी हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, कोई ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट थे अपने परिश्रम में, आप कितने ईमानदार थे अपनी तैयारी को लेकर के, और आप कितना एग्जामिनेशन में आप कितने कूल माइंड से आप उसको चीज़ों को एनालाइज करके रिप्रोड्यूस कर पाए। यही मैटर करता है अल्टीमेटली आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, कितनी किताबें। क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी आप नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपकी 1 साल की हिस्ट्री नहीं जान रहा है, 2 साल की। वो तो आपकी कॉपी जो आप है वो आप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अगर कॉपी में लिख दिया है चीज़ें सिस्टमेटिक मैनर में तो नंबर देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो शॉर्टकट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ये है कि आप अपने नोट्स वगैरह उसमें आप इनोवेशन ला सकते हैं कि भाई 10 लाइन की चीज़ है तो उसको 1 लाइन में कैसे लिखे। वो आपका इनोवेशन है, आपकी बुद्धि है, उसमें आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। वो आपको कोई बता नहीं सकता। यदि मैं बताऊं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ऐसे मैंने अपनी कुछ तरीके अपनाए थे। लर्निंग आप प्रोसेस है, जैसे हम लर्न कर लें, जैसे आप लर्न कर लें। बिल्कुल। सर, इंटरव्यू का बड़ा खौफ रहता है, मतलब कैसे देंगे, क्या होंगे और किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो आप शायद 2 या 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं जी। तो कोई रोचक यादगार किस्सा? मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है जी। और तीनों बार इंटरव्यू में कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहा जाता है ना, एक बाहर एक जो माहौल बनता है कि वहाँ पर आपको घेरने का प्रयास करते हैं, मतलब एक खौफ पैदा कर दिया गया है। खौफ पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जी जी। जाहिर सी बात है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। और खोने को इतनी ज़्यादा होता है वहाँ पर कि अगर आप वहाँ पे नहीं अगर आप परफॉर्म कर पाए तो सीधे आपको अगले साल फिर जीरो से शुरू करना होगा। तो इसलिए प्रेशर होता है, नो डाउट। बट वो जो बोर्ड में रहते हैं वो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, जो व्यक्ति रहते हैं बोर्ड में और लर्नेड स्कॉलर्स रहते हैं, तो वो आपको प्रयास करते हैं कि आप धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएं। पहले तो आपका जो प्रेशर है वो रिलीज़ करते हैं वो, बिल्कुल ठीक है, जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो पूछ करके। उसके बाद फिर आपकी अवेयरनेस चेक की जाती है कि आप कितना अवेयर हैं अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, अपने कंट्री से, अपने जो आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो आपको पता है कि नहीं। आप क्योंकि बाकी सब नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी होती है प्रीलिम्स और मेंस में, ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करते हो खाली समय में, कहाँ से पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा। अपने शहर के बारे में आप जानते हो कि नहीं, अपने लोगों के बारे में आप जानते हो कि नहीं, जिस समाज से आप आए उस समाज के बारे में आप जानते हो कि नहीं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के आपकी राय क्या है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस। वो जीडीपी के बारे में एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पूछेंगे कि भारत में गेहूं का कितना क्विंटल उत्पादन है, ये नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके कार्यकाल के दौरान कोई एक यादगार कुछ हो या कोई बड़ी घटना हुई हो जिसको आपने फेस किया हो, जो आपको याद हो और हमेशा याद रहे? हाँ बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारे रोज़, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हर दिन एक नया चैलेंजेस हैं। बट अभी तक बहुत छोटा मेरा भी टेनोर है, अभी हार्डली मुझे 1 साल हुआ है सर्विस में आए हुए। बहुत सारी मेमोरीज हैं, पर एक मेमोरी जो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा स्टार्क है जी। संडे का दिन रहता है, मैं थोड़ा सा उस दिन हल्का सा लोड थोड़ा कम होता है, तो मैं यहीं
यहाँ पे मैंगो पैक हाउस है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा देख लूँ। आम का सीज़न था, गर्मी का टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं आज थोड़ी आराम है, थोड़ा चल के देख लेते हैं आम के जो तमाम ब्रीड्स हैं नई नई। पता चला कि यहाँ बहुत विदेशी ब्रीड्स भी होती हैं, तो मैंने कहा कि चल लेते हैं थोड़ा एक बार इसको सैर सपाटा करते हैं। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और हमारे साथ जो थानाध्यक्ष हैं वो भी साथ में ही रहते हैं, तो हम लोग मलियाबाद में आप रहे होंगे उस नहीं, समय? उस समय मैं कमिश्नरेट आ गया। अच्छा, था, कमिश्नरेट काकोरी आ में था, गए। हाँ जी। तो उस समय कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि एक डिकॉइटी हो गई है। तो तुरंत फिर अब क्योंकि ये इतनी बड़ी लॉकडाउन के समय इतनी बड़ी घटना और वो भी दिन दहाड़े, तो थोड़ा मैं घबरा जाता हूँ। फिर मैं फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है पीआरवी पहुँची है और इसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ डिकॉइटी ही है। जी जी। और फिर हम सब लोग शायद उसका खुलासा भी बहुत जल्दी हो गया एकदम था, फिर याद वहाँ है पे मुझे। तुरंत मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गाड़ी घूमती है और फिर तुरंत मौके पर पहुँचते हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें हुई फिर वो तमाम, वो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी घटना होती है तो फिर प्रेशर आ जाता है। जी जी ऊपर से सीनियर से मीडिया है और तब तमाम चीज़ें हैं। जी जी। तो करते करते ये था कि इसको किसी भी तरह से इसको वर्कआउट करना है और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और वर्कआउट करना है और समय नहीं गंवाना है, विद इन टाइम करना है। विद इन टाइम करना है। तो बहरहाल पूरी एक कमिश्नरेट की जो मतलब टीम थी वो पूरा एक एज ए टीम लगती है। क्राइम ब्रांच भी आती है उसमें, थाने की भी टीम थी उसमें, सर्विलांस की भी टीम थी। और मतलब हम लोग पूरा दिन रात फिर जो है वो हम लोग मतलब पता नहीं चलता, एकदम फिर लग जाते हैं। मैंगो की जो ब्रीड देखने का वो मैंगो था, की ब्रीड देखने से लेकर के, और फिर उस मुझे याद है कि अगले 24 घंटे फिर मैं घर नहीं जा पाया था। मैं कह के आया था मैं आधे घंटे में आता हूँ, जी जी। और फिर अगले 24 घंटे फिर मैं घर नहीं जा पाया। फिर फॉर्चुनेटली फिर अगले दिन जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज हम लोग को मिलता है और फिर वहाँ से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। और जी रिकॉर्ड टाइम वाला 48 घंटे के अंदर अंदर सारे जो भी अभियुक्त थे वो आइडेंटिफाई होकर के सबकी गिरफ्तारी हो जाती है और सब जेल चले जाते हैं। माल बरामद हो जाता है, माल को तस्दीक करा जाता है। मतलब वो एक बड़ी घटना थी जिसको बड़ी जल्दी वर्कआउट किया और एक तरह सबसे बड़ा चैलेंज भी मानते हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि भी अपनी में मानता हूँ। याद है मुझे अच्छी तरीके से ये घटना। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग पहले अटेम्प्ट में पास होते हैं या 5वें अटेम्प्ट में पास होते हैं। जीवन में ये सब उतार चढ़ाव और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसको पास करने के लिए और इस सिस्टम को चलाने के लिए निश्चित ही एक बेहतर अनुभव की ज़रूरत है। और जो जितनी बार गिर के उठेगा निश्चित ही उसे उतना ही ज़्यादा अनुभव होगा। सर आशा है और ये शुभ आकांक्षाएँ भी हैं कि आप जनता के लिए बेहद सफल अफसर साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।